नमस्कार बच्चों, स्वागत है कक्षा छठवीं के विद्यार्थियों का। बच्चों, आज आपका संस्कृत का पेपर था। मुझे कमेंट कर अवश्य बताएं कि संस्कृत का पेपर आपका कैसा गया है और आप कितने नंबर का संस्कृत का पेपर आप कर आए हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो आपका कल सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है उसके पूरे प्रश्नों के साथ उनके उत्तर को भी उनके उत्तर को भी लेकर आ गया हूँ। देख सकते हैं ये पूरे प्रश्न हैं और इसी प्रकार मैंने पूरे इनके उत्तर भी ढूंढ लिए हैं आप सभी के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी वीडियो की शुरू से और देखते हैं पहले प्रश्न से कि किसका क्या उत्तर होगा और कौन कौन से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चों, आप सभी को पता है कि मैं एकदम ओरिजिनल पेपर कंटेंट सही रहता है मेरा। ऐसा नहीं है कि एक भी पेपर आपका गलत आया हो या जो मैंने प्रश्न बताए हैं वो ना आए हों। इसलिए आप बच्चे वीडियो को लाइक अवश्य करिए और अपने दोस्तों के साथ भी बिल्कुल व्यूज़ आते हैं, पर आप लोग जितने व्यूज़ आते हैं उससे कम मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो देखिए, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे बहुत सारे बच्चे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करिए आप। और वीडियोस को भी आपको लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ भी जितना हो सके उतना शेयर करना है बच्चों, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, आपके सहयोग से ही यह सब हो पाता है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो हमें सबसे पहले देखिए प्रश्न नंबर पहले से यहाँ दिया गया है कि अगर भारत में प्रातः 11 बजे हैं, मतलब सुबह के 11 बजे हैं, तो उस समय लंदन का समय क्या होगा। तो बच्चों, आप सभी को यह जानकारी होनी चाहिए कि जो है लंदन का समय है वह अपने यहाँ से कितने बजे, मतलब कितने समय पहले रहता है। तो आप सभी को पता होगा कितना समय आगे चलता है। तो देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5:30 बजे। मतलब अगर यहाँ पर 11 बजे हैं तो लंदन में 5:30 बजे होंगे, ठीक है बच्चों। इस प्रकार आपको इसमें इसका उत्तर ए वाला हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा हमारा प्रश्न पूछा है, मेहरगढ़ किस दर्रे के पास स्थित है। जो मेहरगढ़ है वह किस दर्रे के पास स्थित है बच्चों, बोलन दर्रे के पास में है यह, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि हड़प्पा कालीन नगरों की प्रमुख विशेषताएं थी। तो हड़प्पा कालीन नगरों की क्या क्या विशेषताएं थी, ये देखिए तीनों आंसर इसके सही हो जाएंगे। इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमें चौथा वाला प्रश्न पूछा गया है कि लोकतंत्र में शासन होता है। लोकतंत्र है तो उसमें लोकतंत्र में किसका शासन होता है बच्चों, जनता का शासन होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की सरकार है वह सरकार का कौन सा स्तर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य स्तरीय सरकार है। कौन सी सरकार है बच्चों, राज्य स्तरीय सरकार है। उसके बाद देखिए यहाँ से हमारे लिए जो 6वीं से 10वीं तक देखिए यहाँ पर नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो देखिए 6वें प्रश्न में हमें क्या भरना है, भारत का मानक याम्योत्तर कितना है। तो आप सभी को मैं बता देता हूँ, देखिए मैंने इसका भी आंसर पूरे लिख कर रखे हुए हैं। तो ये रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसके लिए देखिए यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर देखिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व हो जाएगा। रुकिए बच्चे, मैं आपको इसके आंसर से वहीं लिख देता हूँ। तो चलिए बच्चों, मैं वहीं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए यहीं पर लिख कर बता देता हूँ। वहाँ क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल हो गया था, थोड़ी वर्टिकल हो गया था, खड़े हुए हैं, पेज सेट हो गया है। तो चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो हमारा होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, ठीक है। उसके बाद देखिए जो दूसरा वाला दिया है, इसमें आपको बताना है कि लोगों द्वारा पौधे लगाने और उगाने और जानवरों की देखभाल जो करते हैं लोग, उनको क्या कहते हैं। तो उनको जो लोग पौधे और जो जानवरों की देखभाल करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कृषक कहते हैं या फिर कृषि, ठीक है। आप इसमें कृषि इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो हमारे पास 8वां प्रश्न दिया गया है, इसमें पूछा है हमारे देश में खालिस्तान प्रणाली है। तो कौन सी प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा संसदीय, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो हमारा 9वां प्रश्न है, इसमें आपको 5 वर्ष लिख देना है। और ज़िले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा होता है, जिला अधिकारी होता है। तो इसमें आपको जिला अधिकारी लिख देना है, ठीक है बच्चों, जिला अधिकारी लिख देना है।
ये इस प्रकार आपके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ से हमें जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं इनको देखते हैं। जैसे देखिए सबसे पहला हमें प्रश्न दिया गया है, वायुमंडल की किस परत में मौसम के परिवर्तन संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। तो आपको बताना है कि किस परत में होते हैं। तो देखिए क्षोभ मंडल में जो वायुमंडल है, वायुमंडल की क्षोभ मंडल होती है, उस परत में मौसम से जुड़ी घटनाएं होती हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, आदि मानव पत्थरों के औजारों का उपयोग किस कार्य में करते हैं। जो आदि मानव हैं वो पत्थरों के औजारों का, जो पत्थर होते हैं उनके औजारों का उपयोग किस किस काम में करते हैं। तो शिकार के लिए, भाले और तीर बनाने के लिए करते हैं, मांस और हड्डियां काटने के लिए करते हैं पत्थरों का इस्तेमाल, और पेड़ों से छाल छीलने के लिए भी वो क्या करते हैं, पेड़ों का इस्तेमाल मतलब पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको इस प्रकार 3 पॉइंट लिख देने हैं। उसके बाद देखिए बच्चों हमें यहाँ पर 13वां प्रश्न पूछा है कि हड़प्पा काल में नगर दुर्ग किसे कहा गया था। जो हड़प्पा काल है उसमें नगर दुर्ग किसे कहा गया था। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो अगला प्रश्न हो जाएगा 13वां। देखिए यहाँ लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों में नगर दुर्ग को गढ़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों, गढ़ कहा जाता था। इसका उत्तर यही हो जाएगा कि गढ़ कहा जाता था। सिर्फ आपको इसमें गढ़ लिख देते तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि किस अधिनियम के अंतर्गत हिंदू परिवार में पिता की जमीन में महिलाओं को बराबर का हिस्सा मिलता है। किस अधिनियम के उससे हमें मतलब दोनों को एक सा मिलता है। तो देखिए हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम है, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम। इसमें जो 1556 में 2005 में संशोधन के बाद आया था। तो इसमें हिंदू परिवार में महिलाओं को पिता की ज़मीन में बराबर का हिस्सा मिलने लगा। तो देखिए 1956 से यह 1956 में 2005 में जो संशोधन आया था 2005 में लागू हुआ था। और जो अधिनियम है वह कब का है, 1956 का है। और जो संशोधन होकर जो नियम बना था वो 2005 में बना था, जिसमें पिता की आधी ज़मीन का क्या रहेगा, बराबर हिस्सा रहेगा महिलाओं को भी। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जो हमें यहाँ पर दिया गया है प्रश्न, लोहे की फाल का उपयोग जुताई में, धान के पौधों की रोपाई में किस काल में प्रारंभ हुआ। जो लोहे की फाल रहती है उसका मतलब जो फाल टाइप की रहती है तो उसमें जुताई और धान में कब से उपयोग हुआ। जो फाल आप लोगों ने देखी होगी इस प्रकार की रहती है लोहे की, इस प्रकार। तो उसका कब से उपयोग हुआ है, तो इसमें किस मतलब सभ्यता कब से स्टार्ट हुआ था। तो देखिए लोहे से बने कृषि यंत्रों का इस्तेमाल लोह युग, आयरन काल बोलते हैं अंग्रेजी में, और इसमें बोलते हैं लोह युग। तो लोह युग से शुरुआत हो गई थी इसकी। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। यहाँ देखिए 17वां प्रश्न हमसे पूछा है कि पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। तो यहाँ देखिए मैंने उत्तर बताया है यहाँ पर कि जीवन जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, जिनमें भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन हैं। और इसका जलवायु परिवर्तन भी है सम्मिलित इसमें, वनों की कटाई हो जाएगा, नगरीकरण और औद्योगिकरण भी इसमें शामिल है, और सूर्य का प्रकाश, जल और वायु, इस प्रकार जो यह हो जाएंगे कारक हैं, यह तीनों चारों पाँचों, यह इन्हीं कारणों से पृथ्वी पर जीवन प्रभावित है। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, किसी स्थान का समय ज्ञात करने के लिए किन रेखाओं की मदद ली जाती है। तो इसमें आपको बताना है कि समय किन रेखाओं की मदद ली जाती है। तो किसी जगह का समय, देखिए 18 वाला प्रश्न ये लिखा है कि किसी जगह का समय जानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, देशांतर रेखा का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, देशांतर रेखा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमें क्या दिया गया है। अगला प्रश्न में पूछा हमसे कि इनाम गांव में पुरातात्विक विदों को किन फसलों के बीच मिले। जो इनाम गांव में पुरातात्विक विभाग को कौन सी बीज मिले। तो पुरातात्विक विभाग जो पुरातात्विक विदों को विभाग होता है यह एक, तो इनाम गांव से गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारा देखिए अगला प्रश्न, पंथ निरपेक्षता से क्या आशय है, लिखिए। तो पंथ निरपेक्षता से क्या आशय है। पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि राज्य और धर्म अलग अलग हैं। मतलब पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है राज्य और धर्म अलग अलग हैं।
परंतु देखिए पंथ निरपेक्षता में राज्य किसी खास धर्म को बढ़ावा नहीं देते, सभी धर्मों को समान सम्मान देते हैं। और इसके बाद अगला पॉइंट आएगा कि जो पंथ निरपेक्षता में राज्य की दृष्टि में सभी पंथ समान होते हैं और राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ पंथ या दर्शन के आधार पर भेदभाव नहीं करते। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह पूछा गया है कि सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने की शक्ति कौन देता है? तो जनता देती है। आप सभी को पता है लोकतंत्र में सरकार को निर्णय लेने और कानून लागू करने की शक्ति जनता देती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप इसका आंसर लिख देंगे। उसके बाद अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि महाजनपद काल के राजा किस किस से कर वसूल करते थे? जो महाजनपद काल के राजा होते थे वह कौन कौन सा कर लेते थे और किस किस से कर लेते थे? तो यहाँ देखिए देखते हैं। जो महाजनपद काल के राजा इन लोगों से वसूलते थे। किन किन से? किसानों से फसलों का छटा हुआ हिस्सा जिसे भागा कहा जाता था उसका यह वो किसानों से भी कर लेते थे। उसके बाद कारीगरों से श्रम के रूप में कर लेते थे। उसके बाद पशु जो पालक रहते थे उनसे कर लेते थे और व्यापारियों से सामान खरीदने बेचने पर कर लेते थे और आखेटकों और संग्राहकों से जंगल से मिली चीज़ों से भी वह कर प्राप्त करते थे। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए जो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा 23 नंबर का। इसमें पूछा है महासागरीय जल की विभिन्न गतियों का वर्णन कीजिए। तो आपको इसमें महासागरीय जल की जो गतियाँ होती हैं महासागर में तो उनका वर्णन करना है। देखिए यहाँ पर मैंने बताया है अच्छे से। देखिए महासागर का पानी विभिन्न तंत्रों से चलता है जिसमें लहरें, ज्वार और महासागरीय धाराएं शामिल हैं। लहरें, ज्वार और महासागरीय धाराएं शामिल हैं। लहरें मुख्य रूप से हवा के कारण होती हैं और समुद्र की सतह पर को ऊर्जा प्रदान करती हैं। ज्वार भाटा समुद्र, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है। ज्वार के परिणाम स्वरूप जल स्तर उच्च और निम्न होता रहता है। आप सभी को पता है हमारे समुद्र में जो समुद्र है उसमें ज्वार भाटा आता है जिसमें आपका पानी का बहाव मतलब पानी का वॉल्यूम है वह क्या ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमें चौथा वाला प्रश्न दिया गया था इसमें पूछा है कि थीमेट्रिक मानचित्र क्या है? इनमें कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? तो थीमेट्रिक मानचित्र क्या होता है चलिए देखते हैं। थीमेट्रिक मानचित्र देखिए थीमेट्रिक मानचित्र किसी खास विषय या थीम से जुड़ी जानकारी देने वाले क्या होते हैं? मानचित्र होते हैं। इन मानचित्रों में किसी खास जानकारी को दर्शाने के लिए खास तरीके अपनाए जाते हैं। बच्चों मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ प्रश्नों को। आपकी परीक्षा है तो आप देख लीजिए यहाँ जो प्रश्न दिया है और मैंने उत्तर ढूंढ लिए हैं तो आप इनको मैं उत्तर बता रहा हूँ। नहीं तो आप सोचे कि मैं इनको समझा क्यों नहीं रहा। तो समझाने के लिए आपको दूसरी वीडियो में बनाऊँगा जिसमें आपको अच्छे से समझाऊँगा चीज़ों को। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हो सकता है वार्षिक परीक्षा में आपको पेपर ना मिलें ऐसे यूट्यूब पर ये रियल पेपर ना मिले। फेक पेपर तो आप सभी को पता है मॉडल पेपर मिल जाते हैं। कैसे प्रश्न आएंगे उनमें आपको पता चल जाता है। तो हो सकता है उनमें से प्रश्न ना भी फंसें। इसीलिए आपको अभी से तैयारी चालू कर देनी है क्योंकि कक्षा 5वीं का और कक्षा 8वीं का दोनों का बोर्ड का पेपर आ चुका है मतलब टाइम टेबल आ चुका है। दोनों क्लासों का। तो आपका भी उसी समय क्या होगा फरवरी से स्टार्ट है सभी के पेपर। तो उसी टाइम से आपके भी पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। वार्षिक परीक्षा की बात कर रहा हूँ तो अभी से आप बिल्कुल एकदम तैयारी शुरू रखिए। और आप सभी को पता होगा इसकी भी जानकारी होगी कि आपका 24 तारीख को ओलंपियाड का पेपर है जिसमें आप सभी को लगभग 12 से 15 हज़ार के बीच में स्कॉलरशिप मिलती है जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो बच्चों इसकी भी आप अच्छे से तैयारी रखिए और मैं अपलोड करूँगा पेपर 1 अपलोड करूँगा। अगर हो सकेगा तो मैं देखता हूँ 24-25 का भी पेपर अपलोड करूँगा और 22-23 का भी करूँगा और पुराने जितने पेपर है सभी पेपर मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है 25वां प्रश्न कि प्राचीन काल में साधारण स्त्री व पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे? तो इसमें देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है अगला कि इसमें पूछा गया था कि प्राचीन काल में आम लोग अपने कार्यों का विवरण नहीं रखते थे क्योंकि उन्हें कई वजहों से ऐसा करने में दिक्कत होती थी। कौन कौन सी दिक्कतें आती थी देख सकते हैं आप। ये पूरा प्रश्न मैंने लिखा है यहाँ पर उत्तर इसका। देखिए आप वीडियो को पॉज करके इसका पूरा आंसर लिख लीजिए। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए
यहाँ अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि जल संरक्षण से क्या आशा है, जल संरक्षण की विधियों का वर्णन कीजिए। तो आपको जल संरक्षण की विधियों का वर्णन भी करना है और आपको बताना है क्या आशा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसका भी ढूंढ के रखा है कि जल संरक्षण शब्द का प्रयोग उन सभी गतिविधियों, प्रथाओं और तकनीकों के लिए किया जाता है जिनका उद्देश्य मीठे पानी का सचेत और स्थायी उपयोग करना है। हमारे ग्रह पर उपलब्ध जल संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण के साथ साथ नदियों, झीलों और जल भृतों, भूजल और आर्द्र भूमि जल जैसे मीठे पानी के स्रोतों की सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, इस प्रकार मैंने आपको पूरे 26 प्रश्न और इसके आंसर से भी उत्तर भी बताए हैं। तो आपको अच्छे से इस पेपर की तैयारी कर कर जाना है और अगर किसी भी प्रश्न में, किसी भी उत्तर में आपको समस्या हो तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, कोई बेझिझक होकर। मैं आपका उसका रिप्लाई भी दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और कुछ अच्छा सा कमेंट करिए, जो भी आपको करना हो। थैंक यू जो भी। और आप बताइए आपका आज का पेपर कैसा गया है और आपके कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। बच्चों, मैं एक और वीडियो सुबह अपलोड करूँगा, वो भी आपको देख कर जानी है। वह मैं सुबह अपलोड करूँगा, वही 6 बजे अपलोड हो जाएगी वीडियो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस वीडियो में भी आपको मैं एकदम हार्ड कॉपी रहती है जो पेपर की, वह बताऊंगा और उत्तर पुस्तिका ही बताऊंगा। सभी कुछ मैं बता दूंगा उसमें, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका कल का पेपर और बचा है, आप 60 में से 60 अंक ही लाएं, मैं यही आशा करता हूं। और आने ही चाहिए क्योंकि पूरा क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। अगर अभी भी नहीं आते हैं तो फिर क्या ही बोलना। तो बच्चों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।